हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण या नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण। समूह 15 के तत्व कौन कौन से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मास्कोबियम। ये आपके पास समूह 15 के तत्व हैं, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसी के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो लगभग 5 भौतिक गुण आपको तैयार करना है। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि समूह 15 के तत्वों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए, और 4 बिंदु दे देगा: आयनन ऊर्जा, धात्विक गुण, भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, हैलाइड और आपके पास ऑक्साइड। तो हैलाइड और ऑक्साइड जो है रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। और आज हमारा टॉपिक है मेन, आज है भौतिक गुण। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट कम से कम 5 भौतिक गुण। तो नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण में पहला जो आपका भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है स्टूडेंट किस अवस्था में पाए जाते हैं ठोस, द्रव, गैस, या इनकी अवस्थाएं क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार में कि नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। तो भौतिक अवस्था में सबसे पहले आपको तो यही समझना है, यही लिखना है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। ये आपको लिख लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी आपको लिखना है कि नाइट्रोजन जो होता है अपने समूह में, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन अपने समूह में केवल अकेला गैस जबकि अन्य सभी तत्व ठोस है, क्योंकि हम भौतिक अवस्था पढ़ रहे हैं। फिर आगे लिख लेना है कि समान ताप पर नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहता है जबकि सभी के सभी स्टूडेंट चतुष्परमाणुक अणु के रूप में रहते हैं और सभी के सभी ठोस होते हैं। क्लियर? क्या लिखना है कि समान ताप पर नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहता है और यह गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व स्टूडेंट चतुष्परमाणुक के रूप में पाए जाते हैं और ये ठोस होते हैं। चतुष्परमाणुक के रूप में क्यों पाए जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट डी ऑर्बिटल होता है। जो आगे नाइट्रोजन के अलावा अन्य जो तत्व हैं उनमें डी ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर आकर के चतुष्परमाणु बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता, इसमें s और p ही ऑर्बिटल होता है। इस कारण से केवल ये N2 के रूप में पाया जाता है और द्विअणुक होता है स्टूडेंट, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और 2 नाइट्रोजन आपस में मिलकर अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं और N2 के रूप में द्विपरमाणुक के रूप में पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन जो क्या है, गैस है, जबकि अन्य तत्व 15वें समूह के सदस्यों में से अन्य तत्व, नाइट्रोजन के अलावा अन्य तत्व सभी के सभी चतुष्परमाणुक ठोस के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए स्टूडेंट, परमाणविक तथा आणविक त्रिज्या। अब देखिए कोई भी समूह है, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे पहले 1 कोष था, मान के चलते हैं, फिर 2 कोष, फिर स्टूडेंट 3 कोष, फिर इसके बाद 4 कोष। तो अब चलते हैं, जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षा बढ़ता है और कक्षा बढ़ने से स्टूडेंट आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आकार। और आकार बढ़ने से त्रिज्या बढ़ती है। सिंपल, ये लॉजिक है, ध्यान रखना। कभी भी स्टूडेंट परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या की बात हो जाए तो जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, कहाँ स्टूडेंट? ऊपर से नीचे चलते हैं, तो कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है, तो आकार क्रमशः क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। और आकार बढ़ने से त्रिज्या भी हमेशा बढ़ती है। तो समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट, तो परमाणविक त्रिज्या या आणविक त्रिज्या की बात की जाए हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा यदि मैं बात करूं कि यदि स्टूडेंट यहाँ पे 15वें समूह है, इसके बाद 16वें समूह है और इसके बाद इसके पहले 14वें समूह है। अब इसमें से स्टूडेंट कोषों की संख्या समान होती है, कोषों की संख्या समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें होता है। बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में। तो देखिए कोष की संख्या सब में समान है, कोष की संख्या सब में समान है स्टूडेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या है? भिन्नता है। तो यदि मैं कहूं कि इनमें आप क्रम बताओ तो स्टूडेंट आकार में क्या होगी? तो कमी होगी। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या उतनी है लेकिन कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। चीजें समझे मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, कोष की संख्या फिक्स है कि सभी में यदि 4 कोष है तो 4 कोष, 3 कोष है तो 3 कोष, कोषों की संख्या फिक्स है, मतलब कक्षा की संख्या फिक्स है। लेकिन स्टूडेंट यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने से आकार में थोड़ी सी क्या आती है? कमी आती है, और आकार में कमी होने से स्टूडेंट जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है। तो आप ही बताइए
14, 15, 16 में से 15वें समूह का कैसा कंपेयर करोगे, तो 15वें समूह की जो परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या है 14वें से कम होगी और 16वें से अधिक होगी। क्योंकि स्टूडेंट जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। इसका एक ही कारण होता है स्टूडेंट कि कोषों की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन उसमें प्रति कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस कारण से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है स्टूडेंट, और आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या में कमी आ जाती है। तो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और कोषों की संख्या में वृद्धि होने से आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने से त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। और यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, समझे कि 15वें समूह के तत्वों की परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या 14वें समूह के तत्वों से कम होती है। ये मैंने कहा कि 15वें की 14वें से कम और 16वें से अधिक होता है। आगे लिखा गया 15वें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक व आणविक त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है, क्योंकि तत्वों में कक्षों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो कक्षों की संख्या में वृद्धि होती है, कक्षा बढ़ता है, जिसके कारण से परमाणविक या आणविक त्रिज्या बढ़ जाता है। चीजें समझ रहे हैं ना, चीजें क्लियर। चलिए अगला स्टूडेंट गलनांक और क्वथनांक। अब पॉइंट भी आपको बताते चल रहा है ना, गलनांक है क्या। जैसे कोई भी पदार्थ है यदि ठोस अवस्था में है, उसको हम द्रव में बनाना चाहते हैं तो उसको कुछ ना कुछ ताप देंगे, तो एक निश्चित ताप जिस ताप पर वह ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है स्टूडेंट, वो उसका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक ताप क्या कहलाता है, एक निश्चित ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाए, मतलब द्रव का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे आपके पास पानी है, उसको इतना उबालो कि वो वाष्पित हो जाए, तो एक निश्चित ताप जिस ताप पर वो एक द्रव जो है यानी पानी जो है वाष्प अवस्था में बदल रहा है, वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो धात्विक गुण बढ़ता है, और धात्विक गुण में एनर्जी ज्यादा लगती है। इस कारण से जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण में वृद्धि होने के कारण गलनांक और क्वथनांक में क्रमशः क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, इतना आप लोग लिख लोगे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो धात्विक लक्षण बढ़ता है, जिसके कारण से गलनांक और क्वथनांक में लगभग क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर। चलिए आयनन ऊर्जा, अगला पॉइंट है आयनन ऊर्जा। 5 पॉइंट मैंने कहा था समझाने को। आयनन ऊर्जा क्या है, देखिए किसी भी गैसीय विलगित अवस्था से बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा सा फिर से वही डायग्राम पुराने पे चलते हैं, समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो आकार बढ़ता है, तो आप ही बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, किस बिंदु से इलेक्ट्रॉन जल्दी हम निकाल सकते हैं, तो यहां से। क्यों, क्योंकि आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण कम होता है, इसलिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो ऊर्जा के मान में कमी होती है। ठीक है, देखिए ऊपर आकार छोटा है, नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, और जितना ही नाभिक का आकर्षण बल कम होगा स्टूडेंट, उतना ही आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती है तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अर्थात आयनन ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। तो किसी भी समूह में, जब हमने 11th में आपको पढ़ाया था या आप लोग पढ़े होंगे कि आवर्तिता में पढ़े थे आयनन ऊर्जा के, कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या में बढ़ने से नाभिक का आकार बढ़ जाता है और आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर। तो देखिए अब इसमें देखिए आयनन ऊर्जा में इस समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा 14वें समूह के तत्वों से अधिक होती है, डेफिनेट होगी। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या तथा परिरक्षण प्रभाव बढ़ती जाती है। अब परिरक्षण प्रभाव मैंने बताया था, शायद आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में प्रवेश ना होकर अंतिम से पहले वाले में प्रवेश करे तो बाहर का जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अंदर वाला कोश ही उसका एक प्रकार का रक्षा करता है, अर्थात रक्षा की भांति कार्य करता है, इसलिए उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में आएगा परिरक्षण प्रभाव, अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगी। धात्विक गुण वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यदि समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं स्टूडेंट तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, मैंने पहले बता दिया था। जैसे पहले दो तत्व अधातु हैं
नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। फिर आर्सेनिक और एंटीमनी जो है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये स्टूडेंट क्या है, उपधातु। और बिस्मथ क्या है, धातु। इसके बाद आपका रेडियो एक्टिव मास्कोबियम, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, क्योंकि पहला दो तत्व जो है वो अधातु हैं, फिर दो तत्व ये क्या है, उपधातु। उपधातु मतलब धातु और अधातु के दोनों के बीच के गुण क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे पहले दो तत्व अधातु हैं, फिर दो तत्व उपधातु हैं, और लास्ट का जो तत्व है स्टूडेंट धातु है। तो बिस्मथ धातु है और मास्कोबियम रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस प्रकार से आप 5 पढ़ लिए। अब एक और मैं आपसे कहता हूं कि आप लिख लो विद्युत ऋणात्मकता। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर देखिए, जिस प्रकार से आनन ऊर्जा है उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता है। जिस प्रकार से आनन ऊर्जा है उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता है कि समूह में यदि ऊपर से नीचे चलें तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। ठीक है ना, क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, यानी आकार बढ़ता है और परीक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है। सेम कारण यही है आनन ऊर्जा की भांति। तो आप लोग 6 भौतिक गुण सीख लिए, और ये पॉइंट बाय पॉइंट नाम देकर कभी कभी पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको समझाने की। और आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमारे मोटिवेशन का एकमात्र क्या है, साधन है। समझ रहे ना, तो आपका लाइक शेयर और कमेंट ही हमको आगे बढ़ाएगा और हम आपके लिए नए वीडियो लाएंगे। तो स्टूडेंट यदि इस प्रकार की, यदि आपको पूरे चैप्टर का नोट्स लेना है पूरा कंप्लीट, तो आप लोग 9685299149 पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। चार्ज 100 रुपये रहेगा, जिसका लो कॉस्ट है स्टूडेंट, और पूरा विधिवत नोट्स दिया जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।